आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल डिजिटल दुनिया के लिए बहुत खास तारीख है और वो इसलिए क्योंकि इसी तारीख को साल 2005 में YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। तो डिजिटल दुनिया के साथी यानी आप और हम इतिहास की उसी गली से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस शो दिन भर। आज हम बात करेंगे देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस पर पीएम मोदी की बैठकों की, साथ ही जानेंगे कि ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में आज क्या हुआ। फिर बताएंगे वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर। इसके बाद जानेंगे कि मुफ्त वैक्सीन का अभियान कितना कारगर है। फिर आपको बताएंगे कि आज तक रिपोर्टर जब गुड़गांव के टेस्टिंग सेंटर पहुंचे तो वहां क्या हाल था। और सबसे आखिरी में मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इस संकट के दौर में उम्मीद बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। कोरोना संकट के मद्देनजर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। उधर ड्रग्स रेगुलेटर की ओर से जाइडस की वेराफिन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों के इलाज में किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने यानी मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 केजी मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। दुनिया भर में भारत कोरोना का नया एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिन में भारत में लगभग 10 लाख नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान लगभग 6,000 लोगों की जान चली गई है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने देश के तमाम बैंकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बैंकों में कामकाज के घंटों को कम करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नेपाल के गृह मंत्रालय के इस आदेश पर आज सौनाली बॉर्डर पर भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कई लोगों को वापस लौटना पड़ा। मौसम विभाग के एक ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें जयपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य शामिल हैं। और आज आईपीएल के इस सीजन के 17वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। देश में कोरोना वायरस के बाद ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों को हो रही जबरदस्त दिक्कतों के बीच आज कई जरूरी बैठकें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की अध्यक्षता की। इसमें ऑक्सीजन संकट को लेकर चर्चा के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। देश में ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन ने भी कोरोना पर बात करते हुए कहा कि हम पिछले साल के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को हो रही समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? हालांकि प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर इस हाई लेवल मीटिंग को लाइव करने के लिए सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इंटरनल मीटिंग्स को इस तरह पब्लिक नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए।
दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास अभी भी महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है और करीब 65 मरीजों की जान खतरे में है। तो क्या प्रधानमंत्री की आज हुई बैठकों के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि ऑक्सीजन संकट खत्म हो जाएगा? हमने जाना आज तक रिपोर्टर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, पिछले कुछ दिनों के वक्फे अगर देखें आप, तो एक तरह से एक पिक्चर जो साफ हो रही है कि नंबर्स अचानक बढ़ गए कोविड पॉजिटिव केसेस के, अस्पतालों में केसेस बढ़ गए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, दवाइयों की डिमांड बढ़ गई, और उसके बाद से एक सीरीज ऑफ मीटिंग हो रही है। लगभग ऐसा लग रहा है कि सांप डंक मार के गया और लोग लकीर पीट रहे हैं। इस सब का आज का सबसे बड़ा जो मीटिंग का कारण था वो ये था कि एक टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा था कि हर आदमी हेडलेस चिकन की तरह अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा था, अपनी अपनी अलग डिमांड कर रहा था। ऑक्सीजन को लेकर के महाराष्ट्र जैसा राज्य जो है जहां पे ऑक्सीजन बनती है वो कहता है कि हमारे पास शॉर्टेज है, और एक हफ्ते पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। क्यों नहीं इंतजाम हुआ, क्यों ग्राउंड पे असेसमेंट नहीं थी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कि ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, ये सवाल अभी भी एड्रेस नहीं हुआ है। लेकिन आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि रेलवे एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया है। उन्होंने राज्यों को ये भी कहा कि आप ये देखिए कि आपके राज्य में होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि खबरें आ रही हैं कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। कुल मिलाकर के आज भी जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई उसमें आश्वासन काफी हैं, लेकिन ये कहा जाए कि जो ऑक्सीजन की समस्या थी पिछले कुछ दिनों में खड़ी हुई और आज सुबेरे तक दिखाई दे रही थी, वो एकदम रिजॉल्व हो जाएगी, इसमें समय लगेगा। राहुल, इस बैठक में केजरीवाल का लहजा शिकायती था, उस पर बैठक को लाइव करने पर पीएम की नाराजगी भी दिखाई दी। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य के संदर्भ में ये क्या दर्शाता है? देखिए, आज की बैठक में 10 राज्य थे और प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही थी। एक इंडिविजुअल बातचीत हुई केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसमें उन्होंने शिकायत करी कि उनके राज्य की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वहां पे घंटों की ऑक्सीजन नहीं है। एक तरह से वो एक बहुत ही शिकायती उनका लहजा था। हालांकि ये बात तय है कि उनके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन उड़ीसा से आनी है, उनकी ऑक्सीजन हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दी जाती है, तमाम कारणों से पुलिस एस्कॉर्ट में लाई जाती है। लेकिन उस दौरान हुआ ये कि केजरीवाल ने शायद अपना पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए अपने वक्तव्य को, जो प्रधानमंत्री से उन्होंने अपनी बात कही, उसको मीडिया को एक्सेस दिया और वो मीडिया चैनल पे चल गया। इस बात का प्रधानमंत्री को बैठक के दौरान केजरीवाल जब बोल रहे थे उसी दौरान पता लग गया, और सरकारी तंत्र इतना बड़ा होता है कि पता लग जाएगा। तो इस बात पे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सख्त आपत्ति जताई कि मीटिंग का प्रोटोकॉल ये नहीं होता कि आप जो यहाँ बोला जा रहा है उसका सीधा प्रसारण करवा दें या मीडिया में चलवा दें। इसको लेकर के केजरीवाल जी ने माफी मांग ली। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कोविड के पहले दौर के दौरान एक सामंजस्य की कमी दिखी थी, लेकिन उसके बाद लगा था कि कहीं ना कहीं एक आदत बन गई है लोगों की, जिसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और आज जो वाकयात हुआ है वो शायद सबसे बड़ा द्योतक है इस चीज का कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। तो केंद्र कोशिश कर रहा है कि ब्लेम जाए राज्य सरकारों पे, राज्य कोशिश कर रहा है कि ब्लेम जाए बुरे हालात पे केंद्र सरकार के ऊपर। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक भावना यह है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। शुक्रिया राहुल। केंद्र और सभी राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, इस महामारी के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही हैं। इसीलिए लोगों की नज़र अदालतों की तरफ टिकी है। ऑक्सीजन के मसले पर हम दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और उसके बाद केंद्र की तत्परता, दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर पिछले दिनों आपको बता चुके हैं। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज कोरोना को लेकर सरकार के प्लानिंग पर सुनवाई होनी थी, जो अब मंगलवार तक के लिए टल गई है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कोविड से बनी हुई सिचुएशन पर जवाब मांगा है। सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया कोर्ट में, यही सवाल पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा से। देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वो ये पूरे कोविड को लेके जो भी क्राइसिस चल रही है देश में, उस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस देंगे, उसका मेन कारण ये था कि
जो भी हाई कोर्ट्स थे अलग अलग स्टेट्स में, वो सारे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स डिसीजन ले रहे थे, ऑक्सीजन क्राइसिस पे हो या वैक्सीन पे हो या कोई भी कोविड को लेके इश्यू पे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बोला था कि ये क्योंकि अलग अलग जजमेंट्स आ रहे हैं हाई कोर्ट से, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जब उन्हें नेशनल लेवल पे देखा जाए। इसलिए जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मैटर का संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे इश्यूज को देखे। तो कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड किया था। तो इसमें उन्होंने एक अमाइकस क्यूरे अपॉइंट होता है ऐसे किसी भी केस में, जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, चाहे लॉ के एस्पेक्ट्स पे हो या क्या हो रहा है ग्राउंड पे, उन सारी डिटेल्स को लेके। तो उसके लिए अमाइकस क्यूरे अपॉइंट हुए थे हरीश साल्वे जी। तो आज जब कोर्ट में ये पूरा मुद्दा लिया गया और जब बात हुई इस पूरे मुद्दे को लेके, तब हरीश साल्वे ने पूरे केस शुरू होने से पहले ये साफ साफ बोल दिया था कि वो इसमें अमाइकस की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि जो बाकी लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट से, उनसे कल से लेके आज तक के बीच में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिससे बहुत सारे डाउट कास्ट हो गए इस पूरे प्रोसीडिंग को लेके, इस केस को लेके। तो इस कारण से हरीश साल्वे ने अपने आप को एक्सक्यूज कर दिया था उस हियरिंग से। उसके बाद जो सरकार की तरफ से बोला गया था कि उन्हें पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल प्लान मांगा था सरकार से वैक्सीन को लेकर और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों इश्यूज पे। तो सरकार ने बोला था कि उन्हें पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए मंडे तक, सोमवार तक टाइम चाहिए। इसलिए अब सोमवार तक सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट में टल गई है और ट्यूसडे को सुनवाई फिर से एक बार की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक नया अमाइकस अपॉइंट करेगा हियरिंग के लिए और ये भी डिसाइड करेगा कि वो किस किस एस्पेक्ट्स में आगे इस केस को देखेगा। नलिनी, एक चीज ये भी बताएं कि बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना पर सरकारों को तलब करने के मूव पर जो आपत्ति जताई है, उसकी वजह क्या है? कोर्ट के इस दखल की तो तारीफ करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, ये सारे इश्यूज अभी तक हर स्टेट का हाई कोर्ट देख रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस का संज्ञान ले लिया, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और वकीलों ने, जिसमें से ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक हिस्सा थी, उन्होंने ये आके मीडिया में और सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन के द्वारा भी ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति के लिए देश में एक्सेसिबल नहीं है। हर व्यक्ति उठ के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन हर इंसान उठ के अपने खुद के स्टेट में हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए हाई कोर्ट एक ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है डिसाइड करने के लिए कि क्या होना चाहिए पूरी कोविड क्राइसिस को लेके। तो इस के दौरान SCBA, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में कल ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के कुछ ही मिनट बाद, ये बोलते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा मामला नहीं सुनना चाहिए। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये एकदम स्पष्ट कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ने, कि हाई कोर्ट पे किसी भी तौर की रोक नहीं है ये पूरे मामले को सुनने के लिए। हाई कोर्ट अपनी सुनवाई जारी रख सकते हैं, वो सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं क्या क्या होगा, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट बस इसीलिए उन्होंने इस पूरे मैटर का संज्ञान लिया है ताकि वो एक नेशनल लेवल पे देख सके कि कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे, और ताकि सारे स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे इस पूरी क्राइसिस को लेकर। नलिनी, आज जस्टिस बोबडे का भी अंतिम वर्किंग डे था, तो चलते चलते जरा एक जिक्र कर दें कि क्या बोला बोबडे साहब ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन। तो जस्टिस बोबडे का फेयरवेल फंक्शन अभी कुछ मिनट पहले ही खत्म हुआ, जिसमें काफी चीजें बोली गई, सिर्फ जस्टिस बोबडे की तरफ से ही नहीं। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये भी बोला कि हर चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ा के कम से कम 3 साल कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीफ जस्टिस को टाइम नहीं मिलता सारी सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग समझने में और फिर एक्चुअली जो उनके आइडियाज है इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि अगर आप जस्टिस बोबडे का टेन्योर देखें तो उनका काफी हद तक टेन्योर तो
कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से सिर्फ वर्चुअल ऑनलाइन हियरिंग्स के थ्रू ही हुआ है। उनका इनफैक्ट फेयरवेल भी सिर्फ वर्चुअल ऑनलाइन हियरिंग के थ्रू आए। अब जस्टिस बोबडे एक ऐसे जज थे जो टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली थे, तो थैंकफुली उन्होंने बहुत जल्दी से ये पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया जहाँ वर्चुअल हियरिंग्स हो पाई हैं। लेकिन फिर भी उनके टेन्योर को ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, तो काफी लॉयर्स ने ये सेम चीज एक्सप्रेस करी। लेकिन जस्टिस बोबडे ने जाते जाते भी काफी हद तक चीजें बोली हैं, जहां उन्होंने बोला कि उनके हिसाब से ही इज डन हिज बेस्ट, जो वो कर सकते थे उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस। तो जो सर्कमस्टांसेस अभी हमारा देश जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। और उन्होंने लॉयर्स को और लीगल कम्युनिटी को भी एक मैसेज दिया है कि जरूरत है कि बार और बेंच, जो वकील हैं और जो जजेस हैं, वो अपनी रिलेशनशिप थोड़ी इम्प्रूव करें, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप पे ही पूरा जस्टिस सिस्टम टिका हुआ है। और जब तक बार और बेंच की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी कॉमन सिटीजन जो कोर्ट आ रहा है, कोई भी आम नागरिक जो कोर्ट आ रहा है, जो इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको इंसाफ अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिस्टम अच्छे से चल ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने ये मैसेज भी लॉयर्स को दिया है। तो अब कल सुबह जो नए चीफ जस्टिस है, जस्टिस एन.वी. रामन्ना, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी 11 बजे, जो 48th चीफ जस्टिस के तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट को हेड करे। शुक्रिया नलिनी। तो भारत कोरोना वायरस के मामले में दुनिया का एपी सेंटर बन गया है और इसके लिए डबल म्यूटेंट वायरस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और तेजी से फैलता है। डबल म्यूटेंट वायरस की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है और इस सब के बीच एक सवाल भी उठ रहा है, वो ये है कि क्या जो मौजूदा वैक्सीन भारत में दी जा रही है वो इन वेरिएंट्स पर काम करेगी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ और कईयों का कहना है ना। तो इसी को लेकर हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चर ने CSIR लैब में एक स्टडी की, जिसमें पाया कि जिन लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई उन्हें कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन यानी B1617 से सुरक्षा मिली। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा। मैंने उनसे बात की और पूछा कि इस रिसर्च में जो कोविशील्ड के प्रभावी होने की बात सामने आई है उसका प्रोसीजर क्या था, कैसे वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे। ये तरीका होता है इसका, जो कोई भी वेरिएंट आता है उसको पेशेंट से देखे, टेस्टिंग के बाद वो वायरस हम लैब में लाते हैं और उसको कल्चर करते हैं सेल्स में। तो मतलब कि वायरस को का सेल कल्चर में मेंटेनेंस रहता है और तो उसमें जब हम वायरस बना के नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो सेल इन्फेक्ट होती है, सेल मर जाती है और बहुत सारे वायरस बन के निकलते हैं। इसको वायरस की कल्चरिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर CCMB करती है। तो हमने जो नए डबल वेरिएंट जो आया है B.1.617 वो हमने कई पेशेंट से लेके और उसका कल्चर शुरू किया और जब कल्चर हम कर रहे हैं तो उसके बाद हम वो सीरम निकालते हैं पेशेंट से जिनको पहले कोविड हुआ है और उसके बाद वो रिकवर हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर एंटीबॉडी होगी, उनको नेचुरल इम्यूनिटी आई है उनके अंदर। और उसी तरह से जो लोग कोविशील्ड से वैक्सीनेट हुए थे दोनों डोज लेने के बाद कुछ हफ्ते के बाद फिर उनका ब्लड से सीरम लेके, क्योंकि अब वो वैक्सीनेट हो गए तो उनको एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो वो लेके और हम सेल कल्चर में ऐड करते हैं। तो जो वायरस जो है वो ऐसे लोगों के एंटीबॉडी की प्रेजेंस में अगर ग्रो करता है तो इसका मतलब हुआ कि वायरस एंटीबॉडी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है। तो ये तो ऐसे होता है और फिर हम उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, कितनी सेल्स मरी, कितने वायरस पैदा हुए एंटीबॉडी की प्रेजेंस में या सीआर की प्रेजेंस या एब्सेंस में। तो उससे हमें ये पता चला कि बहुत जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है या जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है ये वायरस उसको स्केप नहीं कर पाता है और वो इनएक्टिवेट हो जाता है उस सीरम की प्रेजेंस में। इसको इन विट्रो न्यूट्रलाइजेशन ऐसे बोलते हैं। इस बीच ट्रिपल म्यूटेंट की भी खबरें आ रही हैं, क्या उस पर ये वैक्सीन कारगर होगी या कोई अलग रिसर्च की जरूरत होगी? क्या अभी इस बारे में कुछ अंदाजा मिल सकता है? जहाँ तक हमने देखा अभी तक उससे तो हमको ये लगता है कि ट्रिपल म्यूटेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा वैक्सीन को। और कोई भी वेरिएंट और ट्रिपल म्यूटेंट वैसे भी बहुत दिनों से है कि कुछ स्टेट्स में और वो बढ़ नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब वो
कम हो रहा है और डबल म्यूटेंट जो है उससे उसकी जगह ले रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये सब चीज बदलती रहती है लोगों के व्यवहार से कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन सा वेरिएंट कितना आगे जा रहा है, कितना कम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक इम्यूनिटी इन सब के बारे में मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल म्यूटेंट से कोई खास फर्क नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया राकेश जी। देश में वैक्सीन को लेकर कई तरह की चर्चाएं आम हैं। एक तो यही है कि क्या फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, और दूसरा वैक्सीन के अलग अलग रेट को लेकर है। हमने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से और पूछा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए फ्री वैक्सीन नहीं देनी चाहिए सरकार को, और यदि ऐसा होता है तो कोई आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार पर। इस वैक्सीनेशन के दोनों हिस्सों को समझना होगा और दोनों के मामले में बहुत गहरा कंफ्यूजन भी है और लोगों की ओपिनियन भी बगैर जानकारी के हैं। पहली चीज तो ये कि मुफ्त वैक्सीनेशन अभी तक केंद्र सरकार मुफ्त ही कर रही थी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। ये था कि जिसको पे करना है वो जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में या बाकी जगह पे कर सकता है, नहीं तो सारे सेंटर्स पर चल रहा था, जहां कुछ पेड सेंटर थे जहां जाकर आप पैसा दे सकते थे। पहली चीज तो ये कि अगर सरकारें चाहें तो वे इसे कर सकती हैं, और जब तक हम चर्चा करेंगे और जब तक आप इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, एक के बाद एक सरकारें अपने राज्यों में मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करती जाएंगी। कई सरकारों ने, कई छोटे बड़े राज्यों की सरकारों ने घोषणा भी कर दी है। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि मुफ्त वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल जिसे जो चर्चा में है खर्च को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि जैसे इतने लोगों को वैक्सीन देने में कोई बहुत बड़ा बजट और बहुत सारी चीजें खर्च होंगी, वो भी सच नहीं है। हमारे पास अब नंबर्स मौजूद हैं, आंकड़े मौजूद हैं। कल ही हमारे पास आंकड़ा आया इंडिया रेटिंग्स का जो बताता है कि भारत के टोटल जीडीपी का 0.36% यानी 1% से भी कम, करीब 35-36 0.36% के आसपास पैसा खर्च होगा। 671 अरब रुपए टोटल खर्च होंगे, जिसमें राज्यों को करीब 463-462 अरब रुपए देने होंगे और केंद्र सरकार को 208 अरब रुपए खर्च करने होंगे। इतना बजट निकाल पाना राज्यों और केंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने इतने साल टैक्स लगाया है और कोविड के नाम पर बहुत सारे टैक्स वसूले गए हैं। हर चीज पर, दवा पर, हर चीज पर टैक्स ज्यादा है। तो अगर सरकारें चाहे तो वो ये कर सकती और कई राज्य सरकारें इसे करने जा रही हैं। एक और आंकड़ा जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में करीब 841 मिलियन लोगों को 18 प्लस वाले कैटेगरी में, यानी जो जिन्हें वैक्सीनेशन की श्रेणी में रखा गया है, उनमें 841 मिलियन लोगों को करीब वैक्सीनेशन के दोनों डोज देने की जरूरत होगी। और जो आकलन हमारे पास आए हैं वो 400 रुपए की कीमत पर आए हैं, जो अभी ताजी नई कीमत सीरम इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर करके एक बेंचमार्क बना दिया है कि भारत में वैक्सीन की कीमत इससे ऊपर ही होगी अगर अन्य कंपनियां लॉन्च करती हैं, इससे नीचे तो नहीं होगी। और इस आकलन के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि करीब भारत में 241 मिलियन डोजेस बांटे जा चुके हैं। उन पर 50 और करीब 1554 मिलियन डोजेस की जरूरत भारत को और होगी। तो लागत उतनी बड़ी समस्या नहीं है लागत, और इसीलिए राज्य सरकारें बहुत आसानी से इसे आगे बढ़कर इसे लागू करने की तैयारी भी कर रही हैं, क्योंकि अब राज्यों के जीडीपी का किसी भी राज्य के जीडीपी का 1% भी नहीं है। राज्य का जीडीपी माने तो सबसे ज्यादा बिहार के लिए 0.60% है। समस्या वैक्सीनेशन में दूसरी है, इतना बड़ा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया पर वैक्सीन उत्पादन की क्षमताएं भारत के पास नहीं है। आपूर्ति के इश्यूज हैं, राज्य सरकारों के स्तर पर इसे लगाने के ढांचे की समस्या है, इतने बड़े नेटवर्क की समस्या है। जैसे ही बड़ी आबादी वैक्सीन के लिए की पात्र बनी है, इसे वैक्सीन दी कैसे जाएगी सारे प्रोटोकॉल्स के तहत, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। तो बहसें, सवाल जवाब इस बात पर होने चाहिए सरकारों से कि आप बांटोगे कैसे, जब आप ऑक्सीजन नहीं बांट पाए, जब आप बेड नहीं बांट पाए, जब आप दवाएं नहीं पहुंचा पाए, जब अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं दे पाए, तो आप इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन बांटोगे कैसे। मुझे लगता है बुनियादी मुद्दा ये। अच्छा सर, अभी एक देश और एक रेट की मांग भी उठने लगी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा है कि अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए वैक्सीन के। इसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये मांग जस्टिफाइड है? देखिए, प्राइसिंग की बहस भी थोड़ी सी इल इन्फॉर्म्ड है और बहुत सारे कयासों पर आधारित है। प्राइसिंग की बहस इस बात तक खत्म हो जाती है कि राज्य सरकारें अगर अपने लेवल पर रेट तय करेंगी, और 400 रुपए का रेट सीरम इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर कर दिया है।
अगर आप केंद्र सरकार के स्तर से माने कि केंद्र सरकार 250 रुपए में लगा रही थी और राज्य सरकारें 400 रुपए में लगा रही तो प्राइसिंग में फर्क होगा, लेकिन अब आगे 1 मई के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है इस बात की संभावना नहीं है कि केंद्र सरकार के सेंटर पर आपको 250 रुपए की वैक्सीन लगेगी और राज्य सरकार के सेंटर पर 400 रुपए लगेगी। मुझे लगता है सरकारी सिस्टम में वैक्सीन का एक रेट हो ही जाएगा, इस बात की संभावना है। बाजार में वैक्सीन का क्या रेट होगा, ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अलग होना चाहिए। सरकार को प्राइस डिकंट्रोल इसलिए करना पड़ा वैक्सीन का क्योंकि जब तक आप प्राइस का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तब तक नई कंपनियां निवेश करने नहीं आएंगी, और इसीलिए भारत में वैक्सीन की कैपेसिटी नहीं बन पाई, जबकि हम वैक्सीन की बनाने की क्षमता रखते थे, 2 ही कंपनियां बना पाई। तो अब प्राइसिंग का के स्ट्रक्चर में खुले बाजार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए तो कीमतें मुक्त कर दी जानी चाहिए। अभी और भी वैक्सीन आएंगी, अभी स्पुतनिक आ रही है जो डॉक्टर रेड्डी सेल कर रहा है, क्या जॉनसन जॉनसन की, तो उसके बाद फाइजर की, इसके बाद मॉडर्ना की, बाकी वैक्सीन आएंगी और वो वैक्सीन कंपनियां अपनी जिस लागत पर बेचना चाहेंगी बाजार में बेचेंगी। जो लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे उसे उस रेट पर लेंगे। तो ये बहस ठीक नहीं कि एक वैक्सीन का एक रेट होना चाहिए। ये लगता है कि सरकारी नेटवर्क से जो वैक्सीन लगाई जा रही उसका एक रेट होना चाहिए। और अब क्योंकि सरकार, राज्य सरकारें मुफ्त में बांटने को तैयार हैं तो प्राइसिंग की बहस खत्म हो जाती है, मुझे लगता है। शुक्रिया अंशुमान जी। तो न सिर्फ अस्पतालों में मरीजों की हालत इस वक्त खराब है, ऑक्सीजन और इलाज में इस्तेमाल में होने वाली दवाइयों की कमी है, बल्कि टेस्टिंग कराना भी इस वक्त एक मुश्किल काम हो गया है। हमारे साथी पत्रकार प्रशांत मुखर्जी गुड़गांव सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां RT-PCR टेस्ट कराने के लिए जमा हुई भीड़ इतनी थी कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा था और टेस्टिंग की रफ्तार इतनी धीमी थी कि 4 से 6 घंटे इंतजार के बाद भी लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे। सुनिए। ये सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव है। इस हॉस्पिटल में ये वो लोग हैं जो कोविड टेस्ट कराने आए हैं और इस पाथवे में लोग एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं। ये कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ जिनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। बताएं। बिल्कुल सर, सुबह 9 बजे। नाम क्या है बताइए अपना? जी मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे आया हूँ OPD के लिए। मैंने सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ और अब जाके 4 बजे मेरा OPD के अंदर नंबर आया है। पीछे से दूसरे बंदों की ये रिसिप्ट बना रहे हैं, OPD की पर्ची काट रहे हैं और जो लाइन में खड़े हैं उनका कोई नहीं देख रहे हैं। वहाँ के बाद अब यहाँ पे आया हूँ। अब टाइम देखिए, आपके 4 बज गए हैं। सुबह 12 बजे से, सुबह इनके टाइमिंग से लेकर अभी तक सिर्फ 1 से लेकर 12 बंदों का इन्होंने टेस्ट किया है, अभी तक नहीं हुआ। 1 से लेकर 12। मेरा नंबर है 57 नंबर, 60 नंबर। उनका कब तक आएगा? कहते हैं जी यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। मैं स्टाफ ने कहा जी स्टाफ की कमी है। मैं वो हमारी गलती नहीं है, स्टाफ आप अपना खुद लाइए। लेकिन यहाँ पे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई सैनिटाइजर की सुविधा है, ना इनके गार्ड प्रॉपर काम कर रहे हैं। और जब हमने हल्ला मचाया, जब जाके इनके सीनियर आए हैं और मैडम कह रही है कि हमने जी ऊपर सीनियर को कह रखा है टेस्ट के लिए कि स्टाफ बढ़ाए हमारा। जगह का माहौल देखिए, यहाँ भीड़ देखिए। क्या नाम है आपका? दीपा। जी क्या शिकायत है आपकी? मैं भी इनसे पहले ही मेरा नंबर था, जबकि मैं इनसे 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँच गई थी। आके मैंने सिचुएशन देखी, मैंने इनसे पूछा क्या चल रहा है। मैडम 12वां नंबर चल रहा है। 12वें नंबर को 1 घंटा मैं और खड़ी रही, कोई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अंदर देखती हूँ तो इनके जानने वालों के टेस्ट हो रहे हैं, जानने वालों की रिपोर्ट्स निकल रही है। कोई नंबरिंग का कुछ नहीं है, ना कोई काम कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हो क्या हो रही है। अब हम लोग तो सेफ होने के लिए आए कि हम लोग सेफ है या नहीं है। यहाँ होके पता लगा कि कोरोना नहीं भी था तो भी हो गया। आप देखिए। समझ रहा हूँ आपकी बात। बताइए, आपकी कोई शिकायत है क्या? जी हाँ जी। मैं पहले मानेसर सिविल अस्पताल में गया, ये देखो पर्ची मानेसर की है। वहाँ पर मुझे वहाँ से वापस भेज दिया, कोई यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है। और देखो क्या हाल है, अगर बीमार नहीं हो तब भी बीमार हो जाऊंगा। मैं 3 दिन से परेशान हूँ और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, ये बेसिकली अभी 4 बजे का वक्त है और इस दिन आप देख रहे हैं कि लोग जो सुबह से आए थे, ऐसा दावा कर रहे हैं कि आज सुबह से लाइन में लगे थे। एक नहीं है, कई सारे लोग हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो सुबह आए थे, अब तक उन्हें कोरोना टेस्ट की पर्ची नहीं मिली है। ये कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ टेस्टिंग की बात हो रही है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। 3 दिन से हम ड्यूटी नहीं लिए जा रहे हैं, इसी रिपोर्ट के कारण 3 दिन से हम ड्यूटी नहीं। जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी कंपनी हमें ड्यूटी नहीं जाने दे रही है। कंपनी नहीं जाने देगी, आप जरूर बात उठाएं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग ऐसे रोजगार में हैं जहां उन्हें नौकरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये रिपोर्ट के लिए आए हैं। बताएं आप क्या कह रहे हैं? सर, ये RT-PCR डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, फिर भी यहाँ पर कर नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो फिर भी 4-4, 5-5 घंटे यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं और अपने रेफरेंस वालों के लिए कर देते हैं। ये कोविड पॉजिटिव है? जी हाँ जी। ये पेशेंट है, इमेजिन आप सिर्फ
सोचिए इस सिचुएशन को, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके सामने खड़ा है, वो पूरी भीड़ देखिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, RT-PCR टेस्ट के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान। सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ अपने रिलेटिव। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो अभी मैंने मेडिसिन ली हुई है। मेडिसिन ली है? मेडिसिन मिल रही है आपको? नहीं, मेडिसिन मैंने प्राइवेट से ले ली क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं आ रहा था, फिर मैं मेडिकल से लेके आ गया पैरासीटामोल। आपको सांस लेने में कोई तकलीफ? नहीं, ब्रीथिंग में अभी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप अपना ध्यान रखिए। अब हम भी बात करेंगे इसके बाद अंदर अगर आपको दाखिला। मेन कंसर्न ये था जो RT-PCR है, ये अपने रिलेटिव या फिर रेफरेंस वाले का कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट कोई आता है तो उसका बड़ा रूड बिहेवियर इन लोगों का है उसके साथ। भाई बहुत देर बाद नंबर आया, थैंक यू सो मच। सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है वैसे यहाँ का। चलिए आप बात करिए आगे। आप कह रहे थे सरकारी हॉस्पिटल, क्या बता रहे थे आप? ये सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक नंबर सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील, आप मतलब कहाँ से आए? ये गुड़गांव में ही रहता हूँ, सेक्टर 5 में। टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी आपको? सिम्टम्स आ रहे थे? नहीं, सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन कंपनी बोल रहे हैं विदाउट टेस्ट मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। बताएं क्या नाम है आपका? अनुज नाम है मेरा। क्या RT करवाया था तो उसमें नेगेटिव आया, बट कंपनी कह रही है कि आपको ये लेके आना पड़ेगा, RT-PCR। ठीक है, तो अभी यहाँ सुबह से 10 बजे से खड़े हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ भी। अभी आप लोग आए हो तो थोड़ी भीड़ कम हुई है, बट भीड़ कम होने का नाम नहीं रही क्योंकि काम करके राजी नहीं है यहाँ पे। ऐसे माहौल में ये पूरा एक सिस्टमिक फेलियर जो देखने को मिल रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात करें या देश के किसी भी कोने से आप हमारी रिपोर्ट देखें या किसी की भी रिपोर्ट देखें, ये बातें निकल कर आ रही हैं। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी, ये सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 है गुड़गांव का, और ये RT-PCR टेस्ट के लिए होने वाला लाइन है। हम यहाँ से अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे। और अब वक्त है आज के उम्मीदों के रोशनदान का। उम्मीदों का रोशनदान। ये वो समय है, महामारी है, जब हम सभी को ये समझना है कि कोई कर्ज है हम पर, जिसे हम जितना लौटा दें अभी उतना अच्छा हो। बड़ा काम का विचार कल ट्विटर पर किसी ने लिखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये जो IT सेल्स हैं, क्यों ना महामारी के दौर में उन IT सेल्स को हेल्प सेल्स में बदल दिया जाए। इंडिविजुअल लेवल पर कई लोग कर रहे हैं, पार्टियों से जुड़े लोग भी, पर क्यों ना इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि यही वो समय है जब हम सबको सोसाइटी में अपनी भूमिकाओं को रिविजिट करना चाहिए। और आज उम्मीदों के रोशनदान में ऐसे ही कुछ नौजवानों की बात, जो पहले सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते थे और अब कोविड पेशेंट्स के लिए मील्स बना रहे हैं। ये तिकड़ी है प्रीति, विजय और प्रणय की। ये लोग पहले मिलकर हंसी मजाक के मीम्स बनाते थे, लेकिन महामारी की लहर आई और उन्हें लगा कि कुछ बेहतर करना चाहिए। और तब इन तीनों ने कोशिशें शुरू की कि कोविड रिसोर्सेज के जो नंबर्स हैं उन पर कॉल्स करके ज़रूरतमंदों तक प्लाज्मा, ऑक्सीजन और बेड दिलवा सकें। और ये करते करते फिर उन्हें लगा कि उनका क्या, जो इस वक्त आइसोलेटेड हैं और जिनके घरों में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब लोग हैं, पर कमज़ोरी की वजह से वो खाना बनाने की हालत में नहीं है, तो उनके लिए इन तीनों ने दिल्ली में मुफ्त में खाना पहुंचाना शुरू किया अपने खर्च पर। विजय अक्षित को सुनिए। खाना एक्चुअली हम बनवाते हैं, हम खुद कुक मतलब नहीं करते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो घर का खाना बनाते हैं, चपाती रोटी, फिर वो खाना पैक करा के हम कैब या ये बाइक कैब के थ्रू उन तक पहुंचाते हैं। ये शुरुआत 3 लोगों से हुई थी और अब फेसबुक के ज़रिए करीब 20 और लोग इसमें जुड़ गए हैं, जो खाने की डिलीवरी में मदद करते हैं। और ये सब लोग जॉब करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में है वो दिन का समय यहाँ दे रहा है। और इन लोगों ने ये तय किया है कि ये जो मदद वो कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें नहीं लेंगे, तस्वीरों के ज़रिए इसकी नुमाइश नहीं करेंगे, ताकि मदद मांगने वाला हिचके नहीं। अब वो किसी मजबूरी में खाना नहीं बना पाते हैं, तो पहले हमने खुद से सोचा कि अगर मैं अस्वस्थ हूँ और अगर मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ और मुझे अगर कोई खाना देने आए और मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करे तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। तो फिर हम लोगों ने एक मैसेज बनाया कि हम किसी का फ़ोटो क्लिक नहीं करेंगे और आप चाहो तो हमें कॉल भी मत करो, सिर्फ हमें एक मैसेज छोड़ दो। किसी से नाम नहीं पूछते, कहाँ हैं, क्या करते, कुछ भी नहीं पूछते। प्रीति का कहना है कि उनकी टीम बढ़ रही है, पर कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए अब वो दिल्ली से सटे इलाकों तक भी ये सुविधा पहुंचाना चाहते हैं।
3-4 दिन हुए हमें ये स्टार्ट किए हुए, और 3-4 दिनों में हमने लगभग 40 से लगभग 50 लोगों तक हम पहुंच पाए हैं। ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि हमारी टीम छोटी है। तो अभी तो हमारा ये दिल्ली में ही है। हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं कि गुड़गांव साइड, क्योंकि वहाँ से केसेस थोड़े से हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर गुड़गांव में कोई है जो वॉलंटियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इतनी मदद करने के बाद क्या ये लोग चैन की नींद सो पाते हैं? कोई सुकून मिलता है आखिर में? सच कहे तो रात को हमें नींद नहीं आती है। लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो रात को नींद आती है, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। कभी कभी रात को रोना आ जाता है कि लोग कितने मजबूर हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, खाना बना नहीं पा रहे हैं। कल रात भी रात को 12:30 बजे मन किया कि मैं फिर से उठूँ और उठ के मैं लोगों का कॉल लेना शुरू कर दूँ, देखूँ कि कहाँ क्या दिक्कत। खुद को ये कहते हैं कि चलो कभी फ्यूचर में हमें याद रहेगा या आने वाली हमारी पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब दुनिया में कोरोना जैसी महामारी थी तो आप उस टाइम क्या कर रहे थे। तो हम ये बताएंगे कि हम इससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। तो अगर आप आइसोलेटेड हैं या आपके आसपास कोई परिवार आइसोलेटेड है जो खाना नहीं बना सकता इस दौर में, जो किसी भी आय वर्ग का हो, वो उनसे संपर्क कर सकता है। इनका कहना है कि हिचके नहीं, हम आपसे पूछेंगे नहीं आपका नाम, और ना किसी डायरी में दर्ज होगा कि आपने कभी हमसे खाना लिया था। आप इनसे बेहिचक संपर्क कीजिए। इनका नंबर है 8447775293 8447775293। उम्मीदों के रोशनदान में आगे भी ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको एक चिट्ठी सुनाते हैं जो हमें लिखी है आज तक रेडियो के लिसनर नगेंद्र त्रिपाठी, गाडरवारा, मध्य प्रदेश से। कल हमने आपको उम्मीदों के रोशनदान में लखनऊ के चांद कुरैशी की कहानी सुनाई थी, जिसके बारे में नगेंद्र जी ने लिखा है, देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लोग परेशान हैं, ऐसे ही मदद करने वालों के लिए दिल से दुआ निकलती है। उन्होंने नरेंद्र श्रीवास्तव जी की लिखी एक कविता भी भेजी है जो इस तरह है, दुखी देख द्रवित हो जाते, आगे बढ़ के साथ निभाते, ऐसे लोगों का है वंदन, आभार सहित अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र जी। अगर आप भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई शिकायत हो, सुझाव हो या सराहना हो, तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब तो टेलीग्राम पर भी मौजूद है। वहां भी डिजिटल रिश्तेदारी निभाइए, एक क्लिक कीजिए और दिन भर अपडेट रहिए। तो इस बुलेटिन की मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने, और चारों तरफ से आ रही उदास सूचनाओं से घिरे इस वक्त में हिम्मत रखिए, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए और सबसे जरूरी अपना भी ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे जमशेद कमर सिद्दीकी को। नमस्कार।